नीट जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा की तैयारी में लगे सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आज हम लोग नीट 2019 के परीक्षा में जीव विज्ञान से आए प्रश्नों को देखेंगे और उन्हें हल करेंगे। इसमें हम लोग यह समझेंगे कि जीव विज्ञान में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो किस स्तर के होते हैं और जीव विज्ञान के किस सेक्शन से अधिकतर प्रश्न उठते हैं। तो इससे जो नए लोग इस तैयारी में आना चाहते हैं और अभी परीक्षा में नहीं बैठे हैं, उनको एक अनुभव इससे बनेगा कि परीक्षा में प्रश्न किस तरीके के आ रहे हैं और उन्हें किस प्रकार से हल करना है, किस स्तर की हमें तैयारी करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। ये जो है जो ये पेपर है, ये 2019 का है और इसमें हम लोग जो जीव विज्ञान सेक्शन में प्रश्न पूछे गए हैं सिर्फ उन्हीं को देखेंगे। जैसा कि इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि जो परीक्षा है इसमें 4 सेक्शन से प्रश्न आते हैं, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। सभी सेक्शन से 45 प्रश्न आते हैं, यानी 45 क्वेश्चंस जो है वो हर सेक्शन से आते हैं। हर प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है। एक ही पेज पर साइड बाय साइड दोनों चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। तो इसमें जो है भाषा की कोई दिक्कत नहीं होती है। जो चीज़ हमें हिंदी में ना समझ में आए वो हम इंग्लिश वर्जन में देख सकते हैं और वहाँ से समझ सकते हैं, क्योंकि साइंस में ऐसा देखा गया है कि बहुत सारी बातें जो उनकी हिंदी होती हैं वो थोड़ा कम समझ में आती हैं, इंग्लिश ज़्यादा क्लियर होती है। तो जहाँ दिक्कत हो दोनों ऐसी चीज़ों का सहारा कैंडिडेट ले सकते हैं। अब आइए इनको हम शुरू करते हैं, इनको देखते हैं। तो इनमें जो इस सेक्शन का प्रश्न है, जीव विज्ञान का जो पहला प्रश्न है, सन 1992 में रियो दी जनेरो में संपन्न हुआ पृथ्वी सम्मेलन क्यों किया गया था? 1992 में रियो दी जनेरो में विभिन्न देशों का एक सम्मेलन बुलाया गया जिसको अर्थ समिट के नाम से जाना जाता है। और इसमें जो ग्रीन हाउस गैस है और उसमें से मुख्य रूप से CO2, इसके उत्सर्जन को कम करने और उसको कंट्रोल करने के लिए जो है चर्चा किया गया था। तो यह जो सम्मेलन है वो मुख्य रूप से CO2 उत्सर्जन और वैश्विक उष्णता को कम करने के लिए रणनीति बनाने के लिए बुलाया गया था। अगला जो प्रश्न है 92, दुग्ध श्रावण के आरंभिक दिनों में माता द्वारा स्रावित पीला तरल कोलेस्ट्रम नवजात में प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि इसमें होती है इम्यूनोग्लोब्यूलिन। ये जो मदर मिल्क होता है और हम लोग जानते हैं कि अक्सर जो है ये कहा जाता है कि शिशु को माता का दूध पिलाना बहुत ज़रूरी होता है आरंभिक दिनों में, क्योंकि दूध में कुछ ऐसी एंटीबॉडी हैं जो शिशु को विभिन्न रोगों से बचाती हैं और वह एंटीबॉडी है इम्यूनोग्लोब्यूलिन। ये तो ये हमें याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न जो है, अत्यधिक शुष्क मौसम में घास की पत्तियां अंदर की ओर मुरझाती हैं, निम्नलिखित में से इसके सबसे उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। तो ये पत्तियों में जो बुलीफॉर्म कोशिकाएं होती हैं ये शिथिल हो जाती हैं, फ्लैक्सिड कंडीशन में हो जाती हैं। फ्लैक्सिड का मतलब होता है 2 कंडीशन होती है, टर्गिड कंडीशन होता है जिनमें कोशिकाएं फूल जाती हैं, और दूसरा फ्लैक्सिड कंडीशन होता है जिसमें कोशिका से जल बाहर निकल जाता है और वो शिथिल हो जाती है, सिकुड़ जाती है। सिकुड़ने से पत्तियां अंदर की तरफ मुड़ जाती हैं, जिससे उनका जो सरफेस है, सतह है, उस पर सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती हैं और वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जो जल की हानि है उसको कम किया जाता है। तो बुलीफॉर्म कोशिकाओं का शिथिल होना अत्यधिक सूखे मौसम में ये
पौधे की पत्तियों से जो जल की हानि हो रही है उसको रोकने के लिए ये किया जाता है। अगला जो प्रश्न है, एक उपमध्य केंद्र की गुणसूत्र की छोटी एवं बड़ी भुजा को कहते हैं। तो एक सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम जो होता है इसमें दो भुजाएं होती हैं। क्योंकि सब मेटासेंट्रिक है इसका मतलब है कि इसकी दोनों भुजाएं बराबर नहीं हैं, और ऐसे में जो इसकी भुजा है, जो छोटी भुजा होती है उसको पी भुजा और जो बड़ी भुजा होती है उसको क्यू भुजा कहते हैं। तो ये जो है हमारा सही होगा। ये जो है क्रोमोसोम यानी जो कोशिका है, साइटोलॉजी है, उसके क्रोमोसोम के चैप्टर से प्रश्न है। अगला जो प्रश्न है, ट्राईपाल्मिटिन के श्वसन गुणांक का मान कितना होता है। तो ट्राईपाल्मिटिन एक फैटी एसिड है, वसीय ऊतक है। जितनी भी वसाएं हैं या लिपिड हैं ये वसीय ऊतक और ग्लिसरॉल से मिलकर बनती हैं। वसीय ऊतक के ऑक्सीडेशन से कार्बोहाइड्रेट की तुलना में अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है। इसका कारण ये है कि इनमें ऑक्सीजन की मात्रा कार्बोहाइड्रेट की तुलना में कम होता है, और कार्बन का अनुपात जो है वो कार्बन की मात्रा अगर प्रति ऑक्सीजन अणु देखा जाए तो इसमें अधिक होती है। इसलिए इसमें जो है अधिक ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है CO2 बनाने के लिए। ऐसे में इनका जो श्वसन गुणांक है वो कम हो जाता है। तो जो ट्राईपाल्मिटिन है इनका श्वसन गुणांक 0.71 के आसपास होता है। ये फैटी एसिड है तो इसका दूसरा सही हो जाएगा। अगला चलते हैं, निम्न में कौन रुधिर कोलेस्ट्रॉल कम करने वाला व्यावसायिक कारक है। तो इनमें से स्टैटिन, ये जो है जो हमारे रुधिर में खराब वसाएं हैं जिनको हम LDL कहते हैं, और कोलेस्ट्रॉल, LDL का मतलब होता है लो डेंसिटी फैट, LDL लो डेंसिटी फैट, ये खराब वसा मानी जाती है। तो इसको कम करने के लिए स्टैटिन एक तरीके के केमिकल्स हैं जो दवाइयों के रूप में यूज़ किए जाते हैं। ऐसी औषधियाँ जो स्टैटिन कैटेगरी की हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए ये जो प्रश्न है, ट्राईपाल्मिटिन का श्वसन गुणांक और कोलेस्ट्रॉल को कम करना, ये सब अब शरीर क्रिया विज्ञान जो कि कक्षा 11 के सिलेबस में है वहाँ से हैं। और ये श्वसन के चैप्टर से था पहले ट्राईपाल्मिटिन का, और ये जो है ये हृदय का जो चैप्टर है यानी कि रुधिर परिसंचरण तंत्र, हृदय की संरचना और जो उसमें रुधिर का कंपोजिशन, इन सब चीज़ों से संबंधित है ये। तो अब हम लोग शरीर क्रिया विज्ञान से देखें इस स्तर के प्रश्न आ रहे हैं। इसके बाद हम लोग अगला लेते हैं। तो इनमें मिलान करना है, और ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए ये हमें देखना चाहिए कि इन चारों में से हमें सबसे अच्छा और निश्चित अच्छे तरीके से जानकारी किसकी है, तो से पहले उसको मिला लेना चाहिए। इनमें जो है जो बहुत फेमस चीज़ है लैंगरहैंस द्वीप, ये अग्न्याशय में होता है, और इसी में जो बीटा सेल्स होती हैं उनसे इंसुलिन का स्राव होता है। ग्लीसन कैप्सूल, ये लीवर के ऊपर एक खोल होता है। इसके अलावा लीवर कुहन की प्रभुविका यानी क्रिप्स ऑफ लीवर कुहन, ये क्षुद्रांत में पाई जाती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में होती हैं। ब्रूनर्स ग्लैंड जो है ग्रहणी में होती हैं। तो इस तरीके से जो हमारा उत्तर हो गया 3 4 1 2, 3 4 1 2, यानी ये तीसरा सही है हमारा, ये हो गया। अगला देखते हैं। तो अब ये जो प्रश्न है ये पारिस्थितिकी और वन्य जीवन से संबंधित है। पादप और जंतुओं को विलोपन के कगार पर लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारण है। यानी कि पौधे और जंतु जो विलुप्त होते जा रहे हैं, उनकी प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, तो किस कारण से हो रही हैं, इन चारों विकल्पों में से हमें चयन करना है। तो इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है वो है आवासीय क्षति एवं विखंडन। जो औद्योगिकरण बढ़ रहा है, जिनमें हम बहुत ज़्यादा कल कारखाने लगा रहे हैं, उनसे इनका जो आवास है, जो इनका रहने का स्थान है, वन है, जंगल है, उनको
नुकसान हो रहा है, क्योंकि इंडस्ट्री के लिए सड़कें ज़रूरी होती हैं, एक्सप्रेस वे बनाए जाते हैं, रेलवे लाइनें बढ़ाई जाती हैं, विद्युत के प्लांट लगाए जाते हैं। तो इस वजह से बहुत सारे जो फॉरेस्ट एरियाज़ हैं उनको साफ़ करके वहाँ पर ऐसी सारी चीज़ें तैयार की जाती हैं, जिससे वन्य जीवों का रहने का स्थान वो कम हो रहा है, उनमें मानव का इंटरफेयर बढ़ रहा है, और इस वजह से बहुत सारी प्रजातियों की संख्या कम होते होते वो अब नष्ट होने की कगार पर है। दूसरा जो इसमें महत्वपूर्ण कारण है वो आर्थिक दोहन है, जिनमें बहुत सारी चीज़ों का मनुष्य लाभ के लिए, जैसे पेड़ों का अंधाधुंध काटा जाना और बहुत सारे जीवों का शिकार करना, ये भी एक कारण है। लेकिन इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट कारण अवशेषित तथा विखंडन है। अगला प्रश्न लेते हैं। तो ये जो नेक्स्ट प्रश्न है ये भी शरीर क्रिया विज्ञान से ही है। कक्षा 11 में जो हमारा संवेदी तंत्र है और मस्तिष्क का जो भाग है उससे है ये। मस्तिष्क का कौन सा भाग तापमान नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होता है? तो ये हमारा जो हाइपोथैलेमस है वो ज़्यादातर फिजियोलॉजिकल क्रियाओं के लिए कंट्रोल का पॉइंट होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा हाइपोथैलेमस। ये जो है मनुष्य के तापमान नियंत्रण से संबंधित होता है। अगला जो है हम लोग लेते हैं और इसमें है निम्नलिखित विशिष्टताओं पर विचार कीजिए। अंग तंत्र संगठन, यानी कि जिनमें जो है अंग तंत्र स्तर का संगठन होता है, द्विपार्श्व सममिति है और पूर्ण प्रगुही एवं शरीर का खंडीभवन है। तो ट्रूसिलोमेट जो प्राणी हैं उनको हमें छांटना है, शरीर का जिनमें विखंडन हुआ है उनको छांटना है, शरीर द्विपार्श्व सममिति वाला होता है और अंगतंत्र स्तर का होता है। तो इनमें जो उत्तर सही होगा वो हो जाएगा हमारा अंगतंत्र स्तर एनिलिडा में पाया जाता है। द्विपार्श्व सममिति, तो एनिलिडा के बहुत सारे प्राणियों में रेडियल सिमेट्री होती है, जैसे कि केंचुआ है हमारा। लेकिन कुछ एक सदस्य हो ऐसे इनमें कुछ एक सदस्य ऐसे भी हैं जिनमें द्विपार्श्व सममिति होती है। और सबसे बड़ी बात है कि सेगमेंटेड बॉडी होती है, इनका खंडी भवन होता है। तो इनमें जो है ये हमारा जो पहला विकल्प है एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और कार्डेटा। एनिलिडा में जो है विखंडन बाह्य और आंतरिक दोनों होता है, आर्थ्रोपोडा और कार्डेटा में आंतरिक विखंडन शरीर का होता है। तो इसका ये सही हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो है ये जो प्रश्न था वो भी कक्षा 11 के सिलेबस से है। त्रिचट्टे की आहार नाल में मुख से आरंभ कर अंगों के उचित क्रम का चयन करो। ये भी कक्षा 11 में जब हम टिश्यू पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम लोग काकरोच को एक टिपिकल एनिमल के रूप में स्टडी करते हैं। और अगर इसका हम देखें तो इसमें जो है सबसे पहला भाग अगर मुख से आगे बढ़ें तो ग्रसनी होता है, और ग्रसनी के बाद ग्रसिका होती है, ग्रसिका के बाद क्रॉप होता है जिसको सस्य कहा जाता है। ये देखिए अंग्रेजी यहाँ पर क्रॉप है, और क्रॉप के बाद गिजार्ड होता है। तो ये जो है यहाँ पर जो हमारा पहला है ये सही हो जाएगा ग्रसनी, ग्रसिका, सस्य, पेशणी, इलियम, स्टियम और इलियम कोलन और रेक्टम। रेक्टम लास्ट वाला पार्ट होता है जहाँ पर अपचा भोजन जाके इकट्ठा होता है मल के रूप में। तो ये हो जाएगा ग्रसनी, यानी पहले वो ग्रहण करता है, फिर ओइसोफेगस या ग्रसिका से होता हुआ वह आगे बढ़ता है। क्रॉप में जो सस्य है वो जो क्रॉप एरिया है वहाँ पर आता है, और क्रॉप के बाद ये गिजार्ड में जाता है जो कि भोजन को पीसने का काम करता है। वहाँ से इलियम जो कि आंत का भाग है यहाँ पर पचता है, और कोलन अवशोषण करता है, और रेक्टम। ये इनका क्रम है इसकी आहार नाल का। ये भी कक्षा 11 के सिलेबस से है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से गैसों का कौन सा युग्म
हरित गृह प्रभाव के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। तो हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस गैसेज में जो आते हैं वो है हमारा CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प, ये सारी, और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इस तरीके की गैसें हैं। इनमें CO2 हमारे वातावरण में ग्रीन हाउस के रूप में पाई जाने वाली सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। यहाँ हम लोग विकल्प में देखेंगे तो यहाँ पर जो हमारा चौथा विकल्प है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ये सही होगा। ये दोनों ग्रीन हाउस गैसेज हैं और ये जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनमें सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली ये दोनों गैसेज हैं CO2 और मीथेन। तो ये जो है वो प्रदूषण वाले चैप्टर से है, खासकर वायु प्रदूषण से। और अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं, इनमें है निम्न में से कौन सा पेशीय विकार वंशागत है। तो इनमें से कौन सा ऐसा जो मसल डिसीज है, पेशीय डिसीज है, पेशीय रोग है जो माता पिता से उनकी संतानों में पहुंचता है। तो ये है पेशीय दुष्पोषण, या अंग्रेजी देखिए तो अंग्रेजी है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ये जो है वो जेनेटिक है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। इसके अलावा टेटेनी जो है वो जेनेटिक नहीं है, मिस्थानिया ग्रेविस भी जेनेटिक नहीं है और बोटुलिज्म भी जेनेटिक नहीं है। तो इसमें दूसरा सही हो जाएगा पेशीय दुष्पोषण, या अंग्रेजी में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। इसको डुकीने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी भी कहते हैं और यह एक जेनेटिक डिसीज़ है जो जीन के कंट्रोल से होता है। एक्स सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, यानी कि एक्स लिंग गुणसूत्रों पर इसके जीन होते हैं। तो ये जो है कक्षा 12 के सिलेबस से है, जेनेटिक्स से है। अगला प्रश्न लेते हैं, पश्मधारी उपकला कोशिकाएं कणों अथवा श्लेष्म को एक विशेष दिशा में संचालित करने के लिए जरूरी होती है। यानी कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर सिलिएटेड एपिथेलियम कोशिकाएं होती हैं, यानी ऐसी एपिथेलियम कोशिकाएं जिनमें सीलिया होती है, यह सीलिया हिलते रहते हैं और पदार्थ को आगे बढ़ाते रहते हैं। ऐसी कोशिकाएं जो ग्रंथिल अंग हैं वहाँ पर होती हैं और वहाँ के जो स्राव हैं उसको आगे बढ़ाने का कार्य करती हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जो है इनमें से कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए श्वसनिकाएं और फैलोपियन ट्यूब्स, यानी जो चौथा ऑप्शन है हमारी ब्रोंकियोस और फैलोपियन ट्यूब्स, ये हमारा सही है। यहाँ पर जो है वो सिलिएटेड एपिथेलियम सेल होती हैं और जो यहाँ के श्लेष्म हैं उनको ये आगे बढ़ाती रहती हैं ताकि जो हमारी श्वसनिकाएं हैं वो अवरुद्ध ना हो श्लेष्म के द्वारा। और बहुत सारी बीमारियां हैं जिनमें जो है दिक्कत होती है, जो ब्रेंकियोस हैं उनमें डैमेज होता है, जैसे अभी जो वायरस वाली बीमारियां हैं, सांस से संबंधित बीमारियां हैं, वो श्वसनिकाओं और जो हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हैं, यानी कि जो बाकी नलियां हैं, वायुनाल है और जो इससे पहले की नलियां हैं वहाँ भी इस तरीके की सेल्स होती हैं। तो ये हो गया। अगला हम लोग देखते हैं, और अभी तक जो प्रश्न ये हम लोगों ने देखे ये सब ये प्रश्न शरीर क्रिया विज्ञान से यानी कक्षा 11 के सिलेबस से आ रहे हैं। अब देखिए ये जो है स्तंभ फर्स्ट का स्तंभ सेकंड से मिलान कीजिए, तो इसमें भी जो है ये शरीर क्रिया विज्ञान से है और यह प्रश्न जो है वो ये प्रश्न जो है वो हमारा जो मनुष्य की ECG रिपोर्ट होती है, जो हृदय की बीमारियों के लिए उसको ज्ञात करने के लिए ECG लिया जाता है, जिसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं, उसमें अलग अलग पीक बनती हैं इस तरीके से। उन्हीं में अलग अलग पीकों को PQ और T वेव्स के रूप में उसे पहचाना जाता है। तो उसी से संबंधित ये प्रश्न है। P जो है इसका संबंध है, जो P तरंगे हैं वो है हमारा जो वेंट्रिकल होती है, यानी कि जो हमारे निलय होते हैं उनके जो है वो
टी वेव जो है वो जो आर्किल हैं हमारे उनके डीपोलराइजेशन से संबंधित है, एटेरियल डीपोलराइजेशन से। तो एटेरियल को आलिंद कहते हैं और आलिंद जो है हमारा वो ये है, यानी चौथा पी जो है, पी तरंग जो है ये इसका संबंध है आलिंदों के द्विध्रुवीकरण से। अब इसके बाद जो टी तरंगे हैं वो है हमारा पुनर्ध्रुवीकरण निलयों का। तो यहाँ पर हम लोग इसको निलयों का पुनर्ध्रुवीकरण लगाते हैं और इसके बाद हम लोग अगला देखते हैं। तो अगले में जो है हमारा वो है, जो नेक्स्ट है वो है इसमें जो टी तरंग के आकार में कमी है, ये इसका मतलब है अगर हमारी जो ईसीजी में टी तरंगे हैं उनके आकार में कमी होती है तो यह किसी बीमारी का सूचक होता है। इसका मतलब इसका संबंध कोरोनरी इस्कीमिया से है। अब जो बचता है क्यूआरएस सम्मिश्रण। तो क्यूआरएस सम्मिश्रण जो होता है वो जो है वो डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल से है, यानी कि पहला है इसका। तो क्यूआरएस बी का पहला। निलयों का भी ध्रुवीकरण। अब इसके आधार पर देखते हैं तो हमारा ये हो गया 4 1 2 3। 4 1 2 3 जो है वो हमारा पहले में है, इसलिए इसका जो है पहला विकल्प ये सही है। ये आगे बढ़ते हैं। अब ये प्रश्न थोड़ा सा गहराई में है तो हमें सारे प्रश्न अटेम्प्ट करने के लिए थोड़ा सा जो इंटरमीडिएट का स्तर है उसको एक अच्छे ढंग से उसको तैयार करना होगा। थोड़ा सा सुपर स्तर पर जाके चीज़ों को समझना पड़ेगा ताकि लगभग में जो है ज़्यादातर प्रश्न हम इसे कर सकें और जो क्वेश्चन छूटने की संभावना है वो बिल्कुल शून्य हो जाए। अगला जो प्रश्न है वो है पारिस्थितिकी से, वन्य जीवन से। तो निम्नलिखित में से कौन एक जैव विविधता की स्वस्थानीय संरक्षण की विधि नहीं है? अब इसको समझिए। स्वस्थानीय संरक्षण अंग्रेजी में इसे कहते हैं इन सीटू कंजर्वेशन। स्वस्थानीय यानी जंतु या पौधा जो है उसको अपने उसी स्थान पर उसको संरक्षित करना जहाँ पर वह पाया जाता है। तो वो अपने वन्य जीवन में पाया जा रहा है और उसको वही सुरक्षा प्रदान करना ही इन सीटू कंजर्वेशन कहलाता है। तो इनमें जो तीसरा ऑप्शन है वानस्पतिक उद्यान, ये प्राकृतिक क्षेत्र नहीं है। वानस्पतिक उद्यान यानी बॉटनिकल गार्डन ये कृत्रिम रूप से मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं, जहाँ पर हम विशेष पौधों को ला के विभिन्न स्थानों से और वहाँ पर उगाते हैं, उनको उनकी देखभाल करते हैं, उनको संरक्षित करते हैं। तो ये पूछ रहा है कि स्वस्थानीय संरक्षण की विधि इन चारों में से कौन नहीं है? तो ये जो वानस्पतिक उद्यान है ये स्वस्थान नहीं है, बल्कि ये बाहरी स्थान है जहाँ पर हम जो वन्य जीव हैं उनको उनके स्थान से निकाल के अपने द्वारा स्थापित किए गए स्थान में लाते हैं और वहाँ पर उन्हें हम संरक्षित करते हैं। तो इनमें जो है वो वानस्पतिक उद्यान होगा। बाकी जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र वो जो वन्य का भूभाग है उसी को बायोस्फीयर रिजर्व बना दिया जाता है, यानी अलग से कुछ नहीं किया जाता है, उसमें नियम कानून बना के उसको संरक्षित किया जाता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यही है। प्राकृतिक रूप से जो वन उगे हैं उनको संरक्षित किया जाता है और पवित्र वन जो हैं उनका भी कॉन्सेप्ट यही है कि जो प्राकृतिक रूप से वन के एरिया ऐसे हैं जहाँ पर वन्य जीवन काफ़ी अधिक होता है, तो वहाँ पर हम जो है वो इन जीवों को कि शिकार पर प्रतिबंध लगा देते हैं, उसको पवित्र स्थान मान लिया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और यह प्रश्न जो है वो फिर जो है वो इवोल्यूशन और जेनेटिक्स से संबंधित है।
तो इसको भी देखते हैं हम लोग। एक स्पीशीज में नवजात का भार 2 से 5 किलोग्राम के बीच है। 3 से 3.3 किलोग्राम औसत वजन वाले 97% नवजात जीवित रहे, जबकि 2 से 2.5 किलोग्राम भार वाले और 4 से 5 किलोग्राम भार वाले 99% नवजात मर गए। यह किस प्रकार के वर्ण की क्रिया हो रही है, किस प्रकार का सिलेक्शन है? तो इसको कहते हैं स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, यानी कि अस्थायीकरण वर्ण। बीच का जो है वो चयन हो रहा है, एक निश्चित वेट से कम वाले भी जीवित नहीं रह रहे हैं और ऊपर वाले भी जीवित नहीं रह रहे हैं। तो यह एक अस्थाई है, स्टेबलाइजिंग है, एक संतुलनकारी जो है वो चयन है। दिशात्मक वर्ण डायरेक्शनल होता है, किसी एक का वो चयन करता है, किसी एक दिशा में जाता है। ये दोनों जो अस्थायीकरण वर्ण है ये दोनों के मध्य की स्थिति है। और डिसरप्टिव सिलेक्शन वो है जो अचानक होता है, किसी एक को सेलेक्ट कर लिया जाता है, बाकी सबको छोड़ दिया जाता है। चक्रीय वर्ण साइक्लिक सिलेक्शन, जिसमें पारी पारी से जो है वो बदलते रहते हैं सिलेक्शन का, ताकि प्रकृति किनको जो है संरक्षा प्रदान कर रही है। अगला जो हम लेते हैं फिर कोशिका विज्ञान से प्रश्न है, कोशिका चक्रण की अवस्थाओं का सही क्रम कौन सा है? तो हम लोग जानते हैं कि सेल साइकिल की जो पहली स्टेज होती है वो जीवन है, यानी पहली वृद्धि अवस्था, फर्स्ट ग्रोथ स्टेज। फिर G2 आती है, सेकेंड ग्रोथ स्टेज। और फिर यस अवस्था आती है। नहीं, इसमें थोड़ा सा ये जो है ये नहीं होगा, इसमें जो है वो ये चौथा सही है। देखिए, एक चीज़ और हमें ध्यान रखना चाहिए परीक्षा में कि किसी प्रश्न को हल करने में बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ऐसे में भी गलत हो जाता है, क्योंकि जो नीट की परीक्षा है या इसके जैसे जो दूसरे प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उसमें हमें जो है वो जो OMR सीट मिलती है उसमें हमें काला करना होता है। तो अगर उसमें एक बार पेन से काला कर दिए तो हम उसको बदल नहीं पाते हैं और वो हमारे नुकसान होने का डर हो जाता है। इसलिए काला तभी करें जब उसको हम बिल्कुल निश्चिंत हो लें कि अब हम जो है ये हमारा सही है। जैसे अभी हमने ऊपर का जो है वो मार्क कर दिया था, तो इसमें ये सही है, G1, यस, G2 और यम। पहले जो है वो प्रथम वृद्धि अवस्था G1 आती है, फिर रिप्लिकेशन अवस्था आती है जिसमें DNA का निर्माण होता है, फिर द्वितीय वृद्धि अवस्था आती है जिनमें बाकी जो शेष बचा है वो सब बनते हैं, और फिर यम अवस्था में सेल विभाजित हो जाती है। तो कोशिका चक्रण की ये जो है वो स्टेज हैं। अगला जो है वो हम लोग चलते हैं, कोशिकीय क्रियाओं को स्टेरॉयड हार्मोन किस प्रकार प्रभावित करते हैं? तो जो स्टेरॉयड हार्मोन है ये जो इनकी टारगेट सेल्स हैं वहाँ पर पहुँच के जो कोशिका कला है उसकी झिल्ली को पार कर जाते हैं, न्यूक्लियस के अंदर पहुँचते हैं और वहाँ पर जो जीन है उससे जोड़ते हैं, जीन हार्मोन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। और इसके द्वारा जब ये किसी जीन से जुड़ते हैं तो या तो सक्रिय जीन को यह निष्क्रिय कर देते हैं, यानी जो जीन अब काम कर रही थी वो बंद हो जाती है काम करना, या फिर कोई जीन जो अभी तक काम नहीं कर रही होती है, निष्क्रिय होती है, उसको सक्रिय कर देते हैं। तो इस तरीके से ये अपना प्रभाव उत्पन्न करते हैं। मान लीजिए कोई क्रिया जो है स्टेरॉयड हार्मोन के न होने पर नहीं हो रही थी, यानी उनका जीन निष्क्रिय थे, तो जैसे ही ये पहुँचेंगे वो उस जीन से जुड़ेंगे और उसे सक्रिय कर देंगे, वो क्रिया होने लगेगी। तो इसका मतलब वह क्रिया तभी होगी जब स्टेरॉयड हार्मोन शरीर में पहुँचेंगे। या अगर हम कोई क्रिया ऐसी है जिसे स्टेरॉयड हार्मोन वो बंद करते हैं, तो इसका मतलब उनकी जीन पहले से सक्रिय थी और वहाँ पर जाके ये बाइंड करके उसको निष्क्रिय बना रहे। तो इस तरीके से ये जो है ये भी जो अंतःस्रावी तंत्र है वहाँ से ये प्रश्न आया हुआ है कक्षा 11 के सिलेबस से। अगला जो प्रश्न है वो यह है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? लयन कायों में बहुत से जल अपघटनीय एंजाइम होते हैं, ये सही है।
हमें जो सही नहीं है वो भी छांटना है। और एग्ज़ाम के दौरान हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि इस चीज़ को बहुत ध्यान से पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि अगर जल्दी में हैं, हड़बड़ी कर रहे हैं, तो कभी कभी जल्दीबाजी में हम नहीं शब्द पढ़ना भूल जाते हैं और हमें लगता है कि इनमें से कौन सा सही है, पहला ऑप्शन पढ़े। और क्योंकि ज़्यादातर हमें इसमें सही ऑप्शन है तो वो कोई एक मिल गया और उसको मार के हम आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन बाद में जो हमें नज़र आता है कि अरे इसमें तो नहीं पूछा था, तो इसका मतलब नहीं तो केवल एक ही है और उसको हमें ढूंढना है। तो लयन कायों में बहुत से जल अपघटनीय एंजाइम होते हैं, सही है। लयन कायों के जल अपघटनीय एंजाइम अम्लीय माध्यम में क्रियाशील होते हैं, ये भी सही है। लयन काय झिल्ली से घिरी हुई संरचना है, ये भी सही है। चौथा जो है, लयन काय अंतर्द्रवी जालिका में संवेष्टन प्रक्रिया द्वारा बनते हैं। तो सभी जानते हैं, जो लाइसोसोम का चैप्टर है उसमें हम लोगों ने ये पढ़ा है कि लाइसोसोम जो है वो गोल्गी बॉडी के जो पोलर एंड है वहाँ पर जो वेजाइकल्स बनते हैं, वैक्यूल्स बनते हैं, वहाँ से इनका उत्पत्ति होती है। तो अंतर्प्रद्रवी जालिका में जो एंजाइम होते हैं वो बन के आते हैं, गोल्गी बॉडी में उनकी पैकिंग होती है और फिर वहाँ से लाइसोसोम बनते हैं। तो ये गलत है। ये जो है लाइसोसोम आर फाउंड बाय प्रोसेस ऑफ पैकिंग इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ना होकर बल्कि गोल्गी बॉडी में होती है। अगला जो प्रश्न है, पुष्पी पादपों में निषेचन के पश्चात विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। फिर ये गलत पूछ रहा है, यानी 3 इसमें सही हैं और एक गलत है। ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट, ठीक है। युग्मनज जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो, ये भी सही है। सेंट्रल सेल डेवलप इनटू एंडोस्पर्म, ये यहाँ पर गलत है, क्योंकि जो सेंट्रल सेल है वो भ्रूणपोष जो हमारा है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस से विकसित होता है, ना कि सेंट्रल कोशिका से। तो ये सेकेंडरी न्यूक्लियस से विकसित होता है। केंद्रीय कोशिका भ्रूणपोष में विकसित होती है, ये उसमें विकसित नहीं होती है, बल्कि भ्रूणपोष जो है वो हमारा जो सेकेंडरी पोलर बॉडीज होती हैं, जो सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है, दोनों तरफ के पोलर बॉडी के मिलने से जो बनता है, बीच में होता है, उससे विकसित होता है, ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है। बाकी इसके तीनों सही हैं। अगला हम लोग देखते हैं, तो कॉनकेनेवेलिन ये क्या है। अब ये वनस्पति विज्ञान से ये प्रश्न है और जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स पौधों में होते हैं उनसे संबंधित है। तो कॉनकेनेवेलिन जो है वो एक लेक्टिन होता है और इसका कई तरीके से उपयोग होता है कोशिका विज्ञान में, और जो प्रतिरक्षा विज्ञान यानी इम्यूनोलॉजी है वहाँ पर इसका रोल है, वहाँ पर उपयोग करते हैं। तो कॉनकेनेवेलिन ये जो है वो एक लेक्टिन है। अगला देखते हैं, एंजाइमों के बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन के लिए सूक्ष्म जीवों को उगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से उपकरण की आवश्यकता होती है। ये सूक्ष्म जीव और मानव कल्याण वाले चैप्टर में कक्षा 12 के सिलेबस से है और ये जो कह रहा है वो जैव रिएक्टर के बारे में कह रहा है। बायो रिएक्टर है ये बायो रिएक्टर सही है। इनमें हम बहुत सारे सूक्ष्म जीवों को उनकी संख्या बढ़ाते हैं जिससे, और फिर उनमें जो उनसे संबंधित पदार्थ हैं उनमें उनको ग्रो करते हैं ताकि हमें बड़े मात्रा में यानी औद्योगिक स्तर पर एंजाइम, विटामिन्स जैसी भी आवश्यकता होती है उनका निर्माण किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, तो ये प्रश्न जो है सूक्ष्म जीव और मानव कल्याण से है और ये जो प्रश्न है ये है हमारा एंजाइम वाले चैप्टर से यानी जैव अणु वाले चैप्टर से है। ये भी कक्षा 11 के सिलेबस से है। निम्न कथनों को ध्यान में रखिए और उचित विकल्प का चुनाव कीजिए। सह एंजाइम अथवा धातु आयन, जो एंजाइम प्रोटीन से दृढ़ता से बंधे होते हैं प्रोस्थेटिक समूह कहलाते हैं, बिल्कुल सही है, ये सही है हमारा। अच्छा, अब जो है
एक प्रास्थेटिक समूह से बंधा पूर्ण उत्प्रेरक सक्रिय एंजाइम एपो एंजाइम कहलाता है। तो ये गलत है। ये कंप्लीट कैटालिटिक एक्टिव एंजाइम विथ इट्स बाउंड प्रास्थेटिक ग्रुप इज कॉल्ड एपो एंजाइम। एपो एंजाइम पूर्ण एंजाइम नहीं होता है, बल्कि एपो एंजाइम से जब कोई एंजाइम जुड़ता है तब जो है वो एंजाइम पूर्ण होता है, और उस पूर्ण एंजाइम को हम होलो एंजाइम कहते हैं, ना कि एपो एंजाइम कहते हैं। तो बी गलत है इसमें। एक प्रोस्थेटिक समूह से बंधा पूर्ण उत्प्रेरक यानी पूर्ण एंजाइम सक्रिय एंजाइम एपो एंजाइम कहलाता है। एपो एंजाइम नहीं बल्कि वह होलो एंजाइम कहलाता है। तो इसमें हमारा ये विकल्प सही है और बी गलत है। तो देखते हैं, ये सत्य है लेकिन बी गलत है। दूसरा ऑप्शन जो है वो हमारा इसमें सही है। ये अगला चलते हैं, और डीएनए और आरएनए दोनों में पाए जाने वाले प्यूरिन कौन से हैं? तो जो है, जो हमारे न्यूक्लिक अम्ल हैं डीएनए और आरएनए, इनमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन 4 तरीके के नाइट्रोजनीय क्षार पाए जाते हैं, बल्कि 5 तरीके के पाए जाते हैं। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। अगर दोनों की बात करें तो 5 प्रकार के पाए जाते हैं, किसी एक की बात करें तो उनमें 4 प्रकार के ही होते हैं। तो ये कह रहा है कि डीएनए में आरएनए तो डीएनए और आरएनए दोनों में पाए जाने वाले प्यूरिन कौन से हैं? तो प्यूरिन जो है वो एडेनिन और ग्वानिन होता है, और ये जो है वो आरएनए और डीएनए में दोनों में पाए जाते हैं। इसका मतलब हमारा जो है वो दूसरा सही है, प्यूरिन। प्रीमिडीन में साइटोसिन और थाइमिन होता है। अब अगर प्रीमिडीन पूछा जाता तो डीएनए आरएनए में फिर दोनों में जो है वो केवल साइटोसिन मिलता है, थाइमिन डीएनए में मिलता है और यूरेसिल वो आरएनए में मिलता है। तो प्रश्न को अच्छी तरीके से समझ के ही हल करना है। ये भी बायोमॉलिक्यूल यानी कि कक्षा 11 के सिलेबस से है। अब अगला देखिए, नर जनन तंत्र में शुक्राणु कोशिकाओं के परिवहन के सही क्रम का चयन करो। तो इसमें जो है हमारा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है कक्षा 12 के सिलेबस में, उससे ये प्रश्न है, और इसमें जो हो जाएगा टेस्टिस, इपीडिडाइमिस, वास इफ्रेंसिया, रीटी टेस्टिस। नहीं, ये गलत है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, रीटी टेस्टिस, वास इफ्रेंसिया, इपीडाइडमिस, वास डिफरेंस, इजेकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा और यूरेथ्रल मीटस। तो यहाँ पर दूसरा जो है वो हमारा सही है। इसमें जो है वो हम जो हमारा दूसरा ऑप्शन है ये सही है। शुक्राणु जनन नलिकाएं, यहाँ से फिर वृषण जालिकाएं, फिर शुक्रवाहिकाओं में पहुँचता है अधिवृषण, शुक्रवाहक, स्खलन वाहिनियाँ, मूत्र मार्ग, यूरेथ्रल मीटस। हिंदी में ना समझ में आए तो हमें इंग्लिश वाले ऑप्शन को देख लेना चाहिए, यहाँ से काफ़ी समझ में आ जाएगा। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से बनते हुए रीटी टेस्टिस में आते हैं, इसके बाद वास इफ्रेंसिया, और फिर इपीडिडाइमिस, वास डिफरेंस, इजेकुलेटरी डक्ट, और फिर यूरेथ्रा, यूरेथ्रल मीटस में ये जाता है। तो इसका जो है ये सही है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। होमिनिडों को उनके सही मस्तिष्क माप के साथ मिलान कीजिए। जो मस्तिष्क की साइज़ थी, क्रेनियल कैविटी की जो साइज़ थी उसको मिलाना है। तो इसमें हम लोग जानते हैं जो क्रेनियल कैविटी की साइज़ है वो अगर इसमें क्रोमैग्नन मानो नहीं है तो फिर होमो सैपियंस की सबसे ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा है वो है 1400 सीसी के आसपास। तो यहाँ पर हम इसको मिलाएंगे होमो सैपियंस की लगभग 1400 सीसी। ये जो है होमो सैपियंस यानी डी का जो है वो 4 है, डी का 4 है।
लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और हमें ध्यान रखनी है कि थोड़ा सा इसमें होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस का जो है वो सबसे कम है। तो पहले यहाँ से भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि हमने पहले इसको कहा था कि इस तरीके के प्रश्नों में हमें सबसे पहले उसे मिलाना चाहिए जिसके बारे में हम बिल्कुल क्लियर हों। तो होमो इरेक्टस यानी कि शुरू का कपी जो बिल्कुल सीधा होना शुरू हुआ था, उसको जो है वो हम वो जो है वो हमारा 650 से 800 सीसी था, यानी सी का 3 है। लेकिन सी का 3 किसी विकल्प में नहीं है। इसका मतलब ये है कि होमो इरेक्टस 900 होगा। इसमें जो है वो इसमें जो है जो हमारा इस तरीके से मिलाएंगे इसको। होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस, होमो निएंडरथैलेंसिस। होमो सेपियंस का जो होता है वो 1350 होता है, तो इसको यहाँ से मिलाएंगे। इसके बाद क्योंकि क्रोमैग्नन में जो ब्रेन की साइज़ थी वो सबसे अधिक हो गई थी, और उसके बाद क्या है कि ब्रेन की साइज़ घटी, लेकिन ब्रेन का जो जटिलता है, ब्रेन की जटिलता यानी कि जो ह्यूमन ब्रेन है उसमें फोल्डिंग हुई तो साइज़ कम हो गई, लेकिन वो जटिल हो गया। इसलिए होमो सेपियंस जो है उसकी साइज़ क्रोमैग्नन से कम हुई है, 1350 है ये। और होमो निएंडरथैलेंसिस जो है वो थोड़ा सा इसको होमो हैबिलिस, ये जो है होमो हैबिलिस 650 से 800 सीसी है। होमो इरेक्टस 900 है और निएंडरथैलेंसिस 1400। तो अब इसके आधार पर ये जो हो जाएगा 3 4 1 2, तो 3 4 1 2 हमारा ये तीसरा ऑप्शन है, ये सही है। तो इसमें ऐसा है कि परीक्षा से पहले जितनी अच्छी तैयारी हमारी रहेगी, जितना हम चीज़ों को दोहराए होंगे, उतना ही अच्छा क्लियर होंगे और गलती होने की संभावना उतनी ही कम बनेगी। अदरवाइज कन्फ्यूजन की संभावना बनती है। जैसा कि ह्यूगो डिब्रीज ने प्रस्तावित किया कि उत्परिवर्तन के कारण विभिन्नताएं होती हैं, या कैसी होती हैं। तो ह्यूगो डिब्रीज ने बताया था कि उत्परिवर्तन होता है और उत्परिवर्तन के कारण जीन में या जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें अचानक बदलाव आ जाते हैं, और फिर इस बदलाव से जो है वो विभिन्नताएं प्राणियों में उत्पन्न होती हैं। अब ये विभिन्नताएं कैसी होती हैं तो उसको हम लोग देखेंगे। इनमें जो विभिन्नताएं होती हैं वो हैं रैंडम होती हैं और डायरेक्शन लेस होती हैं, यानी कि वो किसी भी दिशा में हो सकती हैं, कुछ पता नहीं होता कि म्यूटेशन किस दिशा में होगा। तो हमारा जो है ये दूसरा सही होगा, यादृच्छिक और दिशा रहित होती हैं। अगला जो है वो हम लोग देखते हैं, और निम्न कोशिकांगों के युग में किस में डीएनए नहीं होता है? तो कौन से ऐसे कोशिकीय अंगक हैं, सेल ऑर्गेनेल्स हैं जिनमें डीएनए नहीं होता है, उसका हमें चयन करना है। तो हम लोग जानते हैं कि कोशिका के दो ऐसे अंगक हैं जिनमें डीएनए होता है, और ये है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। तो ये पूछ रहा है कि डीएनए जिनमें नहीं होता है उनका चयन हमें करना है। तो जहाँ भी क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया होगी उसे हमें छोड़ देना है। इसका इंग्लिश वर्जन अगर हम देखें तो हम जल्दी आसानी से पहुंच जाएंगे। पहले में माइटोकॉन्ड्रिया है, इसको छोड़ना है।
दूसरे में क्लोरोप्लास्ट है, इसको छोड़ना है। तीसरे में लाइसोसोम और बैकवर्स है, इनमें डीएनए नहीं होता है। तो ये हमारा तीसरा सही हो जाएगा, लयन काय और रसधानियाँ। चौथे में फिर माइटोकॉन्ड्रिया है, इसलिए ये भी सही नहीं होगा। तो इसका जो है हमारा वो तीसरा सही होगा, इनमें केवल नहीं है। ये हमें ध्यान रखना है कि कोशिका के जो अंगक हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में ही डीएनए होता है और किसी कोशिकीय अंगक में डीएनए नहीं होता है। आगे चलते हैं। वायु द्वारा उत्पन्न एलर्जन एवं प्रदूषकों के कारण नगरीय स्थानों में काफ़ी व्यक्ति श्वसनीय विकार जो घबराहट उत्पन्न करते हैं से पीड़ित हैं, क्योंकि तो जो एयर पोल्यूशन है उसके कारण कई ऐसे हवा में एलर्जी उत्पन्न करने वाले पदार्थ होते हैं और इनकी वजह से हमें सांस से संबंधित बीमारियां होती हैं, घबराहट होती है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि ये पदार्थ जो सांस के द्वारा जो हमारी नसिका गुहा है वहाँ पर पहुँचते हैं और श्लेष्मा स्तर में मामूली वृद्धि करते हैं। तो श्वसनीय एवं श्वसनिकाओं का इन्फ्लेमेशन करते हैं, रेशेदार ऊतकों का प्रोलिफरेशन एवं कुपिका भित्तियों में क्षति पहुंचाते हैं, न्यूमोसाइट्स के द्वारा पृष्ठ संक्रियक के श्रावण में कमी करते हैं। ये 4 ऑप्शन हैं। अब इस प्रश्न को काफ़ी अच्छी तरीके से समझ के ही हमें करना है। तो ये जो है सफरिंग फ्रॉम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर काजिंग व्हीजिंग ड्यू टू श्लेष्मा स्तर की मामूली वृद्धि, श्वसनीय एवं श्वसनिकाओं का इन्फ्लेमेशन। तो ये जो है जो हमारा दूसरा विकल्प है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकी एंड ब्रोंकियोल्स, बिनाइन ग्रोथ ऑन म्यूकस लाइनिंग ऑफ नेजल कैविटी। तो इसमें जो है ये हमारा दूसरा सही हो जाएगा। जो श्वसनीय है यानी ब्रोंकियाई है और ब्रोंकियोल्स हैं उनमें इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं, जिसकी वजह से जो है वो म्यूकस निकलता है, घबराहट होती है, सांस लेने में तकलीफ उत्पन्न होती है। ये हो जाएगा इसका आंसर। पहला जो है नासिका गुहा में श्लेष्मा स्तर की मामूली वृद्धि से हमें ज़्यादा समस्या नहीं होती है। कभी कभी हम ऐसे जाते हैं तो हमें लगता है कि जैसे जुकाम हुआ है, वो एक ज़्यादा कष्टकारी नहीं होता है, क्योंकि नसिका गुहा जो है वो बाहर का स्तर है और वही चीज़ें रोक ली जाती हैं। जबकि जो श्वसनीय रोग हैं वो जब ऐसी चीज़ें अंदर तक हमें परेशान करती हैं तो ये उत्पन्न होता है। इसलिए ऐसे कारक वो हमारे श्वसनिकाओं में श्वसनी में इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं। आगे देखते हैं। अनुचित कथन का चयन कीजिए, यानी कि जो इसमें असत्य है उसका चयन करना है जो गलत है। नर फलमक्खी विषम युग्मकी होती है, सही है। नर टिड्डों में 50% शुक्राणुओं में लिंग गुणसूत्र नहीं होता है, ये भी सही है। पालतू मुर्गों में संतति का लिंग शुक्राणु के प्रकार पर निर्भर करता है, न कि अंडाणु पर, ये गलत है। क्योंकि पालतू मुर्गों में संतति का लिंग जो है शुक्राणु के प्रकार पर निर्भर ना करके बल्कि अंडाणु के प्रकार पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर हमें जो गलत है उसी का चयन करना है, इसलिए इसमें गलत ये है, बाकी सभी विकल्प सही है। मानव में ये सब लोग जानते हैं नर लिंग गुणसूत्र दूसरे के अपेक्षाकृत बहुत छोटा होता है, जो वायु गुणसूत्र होता है वो एक्स की तुलना में छोटा होता है, ये भी सही है। अगला देखते हैं। तो जैव अणुओं के मिश्रण में किससे उपचार करके डीएनए उत्क्षेपण को प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि ये जो केमिकल दिए गए हैं इनमें से किसके द्वारा हम जो डीएनए है उसको प्रेसिपिटेट किया जा सकता है। तो इसमें जो है प्रेसिपिटेशन आइसोप्रोपेनॉल से भी हो सकता है और इथेनॉल से भी होता है, लेकिन ये सभी जो है वो शीतित होते हैं, यानी कि बहुत ठंडे
होते हैं। अब आइसोप्रोपेनॉल के आगे शीतित नहीं लिखा है, इसलिए हमारा शीतित एथेनॉल सही होगा, यानी कि चिल्ड एथेनॉल। देखिए कंफ्यूज करने के लिए इसको भी लिख दिया है, लेकिन इसके आगे शीतित नहीं लिखा है, तो ये होते हुए भी ये गलत है। और यहाँ शीतित अगर हो जाता तो फिर एक प्रश्न के दो विकल्प सही हो जाते, तो प्रश्न ये गलत होता। इसलिए यहाँ केयर करना है कि शीतित एथेनॉल से, यानी चिल्ड एथेनॉल के रिएक्शन से जो डीएनए होता है वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है। अगला देखते हैं, तो जैव नियंत्रण कारकों के सही विकल्प का चयन कीजिए। अब इसमें हम जानते हैं कि जो बायो कंट्रोल एजेंट हैं, यानी जैव नियंत्रण कारक हैं, ये वह कारक होते हैं जिनमें हम किसी जीव का इस्तेमाल, जो हमारे कीट पतंगे हैं, जो हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, दूसरी आवश्यक चीज़ों को नुकसान पहुंचाते हैं, उनकी रोकथाम के लिए करते हैं। तो इनमें जो है बैसिलस thuringiensis, ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, बीटी जो है क्राफ्ट इनसे तैयार किया जाता है, तो ये हो गया। दूसरा जो है वो बाकुलो वायरस है, ये भी कुछ इंसेक्ट को अटैक करता है, उसको नष्ट करता है। और ट्राइकोडर्मा है, ये फंगस है जो कि बायो कंट्रोल के रूप में यूज़ किया जाता है। तो ये जो चारों विकल्प हैं, इनमें से दूसरा विकल्प हमारा जो है वो सही है। बाकी में कोई न कोई विकल्प ऐसा जोड़ दिया गया है जो नहीं है। जैसे पहले में टोबैको मोजाइल वायरस और एफिड, ये बायो कंट्रोल एजेंट नहीं है, केवल बैसिलस thuringiensis है। तीसरे में ट्राइकोडर्मा है, बाकी दोनों नहीं हैं। चौथे में जो है वो न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस, ये है, बाकी कोई नहीं है। तो इसमें जो है केवल दूसरा सही है। अब जो है अगला प्रश्न लेते हैं, तो फिर इसमें जो गलत प्रश्न है, जो गलत स्टेटमेंट है, उसका चयन करना है। देखिए इस तरीके के प्रश्न काफ़ी मिल रहे हैं, और इस तरीके के प्रश्न इसलिए भी बनाए जाते हैं क्योंकि इसमें एक ही प्रश्न में 3-4 प्रश्न शामिल हो जाते हैं। क्योंकि इनमें जो है जब 3 हम अच्छी तरीके से जानेंगे तभी हम उसमें से गलत का चुनाव कर पाएंगे। या ये भी हो सकता है कि गलत स्टेटमेंट जो है उसके बारे में हम 100% क्लियर हों, तब भी हम उसे पकड़ सकते हैं। तो इसमें देखिए, अंतः प्रजनन समयुग्मकता में वृद्धि करता है, यानी होमोजाइगोसिटी बढ़ाता है, ठीक है, सही है ये। अंतः प्रजनन किसी जानवर के शुद्ध वंश क्रम के विकसित होने के लिए आवश्यक है, ये भी सही है। अंतः प्रजनन हानिकारक अप्रभावी जीनों का चयन करता है जो जननता एवं उत्पादकता कम करते हैं, तो ये भी सही है। अंतः प्रजनन श्रेष्ठ जीनों के संग्रह एवं अवांछित जीनों के उन्मूलन में सहायता करता है, ये ऐसी बात नहीं है। तो इसका जो है हमारा वो चौथा गलत है इसमें, क्योंकि अगर हमें श्रेष्ठ जीन को बढ़ाने हैं तो अंतः प्रजनन ना करके बल्कि आउट ब्रीडिंग करानी होगी, ताकि अच्छी जीन में आ सकें, और जो अवांछित जीन है वो इस तरीके से दब जाते हैं या समाप्त हो सके। अगला जो है, निम्न जैविकों को उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं से सुमेलित कीजिए। तो अब इसको सुमेलित करना है। इसमें जो है जो हमारा एसिटोबैक्टर एसिटाई है, वो जो एसिटिक अम्ल है यानी सिरका है, उससे संबंधित है। इसके अलावा सैक्रोमाइसिस सर्वसी जो है वो ब्रेड इंडस्ट्री से संबंधित है। तो और लैक्टोबैसिलस जो है वो दही से संबंधित है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग लैक्टोबैसिलस को मिलाते हैं दही, पहला हो गया। अब सैक्रोमाइसिस को मिलाते हैं ब्रेड से। अब जो है बचा दो हमारे पास, तो एसिटोबैक्टर एसिटाई को मिलाते हैं एसिटिक एसिड से, और एस्परजिलस नाइजर को मिलाते हैं सिट्रिक अम्ल से। पहले इन तीनों को देख लेते हैं, यानी पहले का दूसरा
और दूसरे का चौथा, मतलब इस हिसाब से बनेगा हमारा। पहले का दूसरा वो 2 में है, यानी कि पहला और चौथा, इस हिसाब से पहला और चौथा सही होगा। बी का चौथा पहले में है, तो इसके हिसाब से पहले और चौथे में से जो हमें चुनाव करना था वो फिर ये हो गया। अब इसमें अगर इस तरीके की विधि अपनाएंगे तो एक आध जो हम जिनमें थोड़ा कंफ्यूजन है उसको भी गलत होने से हम बचा सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए, अब इसके हिसाब से सी का जो है वो सी का पांचवा ये कह रहे हैं एस्परजिलस नाइजर, और डी का तीसरा कह रहे हैं एसिटोबैक्टर एसिटाई सिट्रिक अम्ल। इसका मतलब हमें जो है फिर से इस पर विचार करने होंगे। लैक्टोबैसिलस सही हो गया। तो ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ी हुई थी, जो ये का 2 है वो 3 विकल्पों में है, तो शुरू में हमें 3 को कंसीडर करना है, यानी कि पहला, दूसरा और चौथा। अब बी का चलिए, तो बी में 2 हैं, बी का चौथा जो है वो है पहला और दूसरा। अब इनमें चयन करना है। सी में आइए, तो सी का हमारा जो है वो तीसरा है, यानी सिट्रिक अम्ल। तो इस हिसाब से जो है ये हमारा तो ये सही हो जाएगा। इसका मतलब हमारा यहाँ पर दूसरा सही है। इसीलिए मैंने पहले भी कहा कि क्वेश्चन थोड़ा इत्मीनान से ही हमें करना है, थोड़ी जल्दबाजी वो क्वेश्चन को गलत कर सकती है। इसीलिए क्रॉस चेकिंग भी कर लेना है। केवल 2 को मिलाने से अगर हम एक बार जब सब कंफर्म हो जाए तो चारों को मिला लेना ज़रूरी होता है, ताकि किसी भी गलती से हम बच सकें। तो ये दूसरा इसका सही हो गया। अगला आगे आते हैं। तो फ्लोएम में शर्करा की गति की दिशा कौन सी होती है? तो फ्लोएम में शर्करा की गति की दिशा बहुदिशाहीन, ऊर्ध्वगामी, अधोगामी, द्विदिशागामी। तो यहाँ पर डाउनवर्ड होती है, क्योंकि जो भोजन है वो पत्तियों में बनता है और फ्लोएम के माध्यम से वो पौधों को प्राप्त होता है। तो इसमें जो है फ्लोएम में शर्करा की गति की दिशा कौन सी होती है? तो इसमें जो है वो डाउनवर्ड होगा, यानी कि अधोगामी होती है। ये सही होगा। थोड़ा सा इसको जो है वो ये होता है कि कभी कभी जड़ों से जो है वो भोजन का ट्रांसफ़र, यानी नीचे से ऊपर की तरफ किसी पौधे में तो संभवतः नहीं होता है। चलिए इसमें जो है वो डाउनवर्ड ही मान के चलते हैं हम लोग। तो इस तरीके से अगर हम उस टॉपिक को अच्छी तरीके से परीक्षा से पहले कुछ दिन पहले दोहराए हुए होते हैं तो अच्छी तरीके से हम उसमें क्लियर हो जाते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। कुछ पादपों में मादा युग्मक बिना निषेचन के भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है, इस घटना को कहा जाता है। तो मादा युग्मक, इसका मतलब यज्ञ सेल जो है, जो अंड कोशिका है, वो बिना निषेचन हुए, यानी कि जो मेल युग्मक है उससे बिना मिले हुए ही भ्रूण में बदल जाती है। तो ये घटना कहलाती है पार्थेनोजेनेसिस। अब चूंकि
पादप की बात हो रही है तो यहाँ पर ये हो जाएगा पार्थेनोकार्पी, यानी कि अनिषेक फलन। दूसरा सही होगा ये, पार्थेनोकार्प, अनिषेक फलन। अगला देखते हैं, बीज में अवशिष्ट बीजांडकाय को क्या कहा जाता है। अगर किसी में जो हमारा परसिस्टेंट न्यूसेलस है यानी बीजांडकाय है, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम, अगर हमारा परसिस्टेंट न्यूसेलस है तो उसे हम पेरिस्पर्म कहते हैं, यानी कि परिभ्रूण कोष होगा ये। तो ये सही हो जाएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट में, तो आनुवंशिक मानचित्रण के निर्माण के लिए कौन सी मानचित्र इकाई अपनाई गई है। तो इसमें जो है हम 1% क्रॉस ओवर को निरूपित करते हुए गुणसूत्रों पर जीनों के बीच की दूरी को एक इकाई, ये चूँकि मार्गन ने दिया था, और अभी हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकते क्योंकि ऐसे काफ़ी समय हो जाएगा, वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग सीधे 1% क्रॉस ओवर इसका सही है। और ये जो हमारा जीन मैपिंग है वो क्रोमोसोम मैपिंग कह लीजिए, जीन एंड क्रोमोसोम मैपिंग में 1% क्रॉस ओवर को ही हम मार्गन यूनिट के रूप में लेते हैं और इसके सहारे जो है वो हम मैपिंग करते हैं। अगला जो होगा, यदि एक व्यक्ति का हृदय निकास यानी कार्डियक आउटपुट 5 लीटर, इसका मतलब है कार्डियक आउटपुट का मतलब होता है कि प्रति मिनट हृदय किसी व्यक्ति में कितना रुधिर वो पंप करके बाहर निकाल रहा है। तो अनुशिथिलन के अंत में निलयों में रुधिर आयतन 100 ml एवं निलयी प्रकुंचन के अंत में 50 ml है, तब उसकी हृदय दर क्या होगी। तो व्हाट वुड बी द हार्ट रेट ऑफ ए पर्सन इफ द कार्डियक आउटपुट इज 5 लीटर, यानी कि 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड पंप कर रहा है। ब्लड वॉल्यूम इन द वेंट्रिकल एट द एंड ऑफ डायस्टोल इज 100 ml, यानी कि डायस्टोल जब हो जा रहा है तो 100 ml उसमें रहता है। और एट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल वो जो है 50 ml, यानी कि जब वेंट्रिकल हमारी जो है वो डायस्टोल का मतलब होता है कि फैलती है तो उसमें 100 ml रुधिर होता है, और जब वह सिकुड़ती है तो उसमें 50 ml रुधिर होता है। यानी कि एक बार जब रुधिर हमारा संकुचित होता है तो वह 100 ml में से 50 ml को बाहर निकाल देता है, 50 ml उसमें रह जाता है। तो अगर वह एक बार में 50 ml बाहर निकाल रहा है तो कितनी बार में वह 5 लीटर बाहर निकालेगा। तो 5 लीटर को हम ml में बदलेंगे तो 5000 हो जाएगा, 5000 को 50 से भाग देंगे तो ये आएगा 100, यानी कि 130% जो है इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा, 100 स्पंदन प्रति मिनट। अगला चलते हैं, थायोबैसिलस जीवाणुओं का एक समूह है जो निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करने में सहायता करते हैं। तो ये जो है वो जो थायोबैसिलस जीवाणु हैं ये कैसे जीवाणु हैं जो डीनाइट्रिफिकेशन करते हैं, यानी थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस जो है वो एकमात्र ऐसा जीवाणु है जो डीनाइट्रिफिकेशन करता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करने में सहायता करते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, रसायन स्वपोषित स्थिरीकरण, कीमो ऑटोट्रॉपिफिकेशन, इसमें जो है वो विनाइट्रीकरण सही होगा।
अगला चलते हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंसनट्रेटेड यूरिन, यानी कि कंसनट्रेटेड यूरिन के बनने में इनमें से कौन सा ऐसा तथ्य है जो उत्तरदायी है। तो इसमें जो है वो हम लोग देखते हैं लो लेवल ऑफ एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। अगर एंटी डाययूरेटिक हार्मोन ज़्यादा होगा तो जो यूरिन है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन अगर कम होगा, निम्न स्तर होगा, तो जो यूरिन है वो सांद्रित नहीं होगा। इसका मतलब पहला नहीं है। वृक्कों के आंतरिक मध्यांशी इंटरस्टिशियम की तरफ अति ऑस्मोलरिटी बनाए रखना, तो ये हमारा सही होगा। लेकिन बाकी हम दोनों को चेक कर लेते हैं। जस्टागुच्छीय कॉम्प्लेक्स द्वारा इरिथ्रोपॉइटिन का संबंध जो है कंसनट्रेटेड यूरिन से नहीं होता है। और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ड्यूरिंग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन ये भी नहीं है। इसका मतलब दूसरा हमारा सही है। जो कंसनट्रेटेड यूरिन है उसको बनने के लिए जो हाइपर ऑस्मोलरिटी है टुवर्ड्स इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम होना जरूरी है। अब अगला हम लोग देखते हैं तो निम्न में सूत्र कणिका से संबंधित कौन सा कथन अनुचित है यानी गलत है माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित। तो फिर यहाँ पर हम अंग्रेजी वर्जन का इस्तेमाल करेंगे। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कंटेन सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल एंड राइबोसोम चौथा सही है। इनर मेम्ब्रेन इज कॉन्वोल्यूटेड विथ इनफोल्डिंग, तो ये भी सही है। एंजाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट आर एम्बेडेड इन आउटर मेम्ब्रेन, ये गलत है। और पहला जो है बाह्य झिल्ली कार्बोहाइड्रेट के मोनोमर यानी एकलक वसाओं एवं प्रोटीनों के लिए पारगम्य है, तो पहला सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है, केवल इसका दूसरा गलत है। यानी इलेक्ट्रॉन परिवहन के एंजाइम बाह्य झिल्ली में अंतः स्थापित होते हैं, ये गलत है क्योंकि इलेक्ट्रॉन परिवहन के एंजाइम अंतः झिल्ली में स्थापित होते हैं इनर मेम्ब्रेन में, और उसमें भी जो क्रिस्टी के रूप में जो अंदर की तरफ फोल्डिंग होती है, जो कि हमारा तीसरा ऑप्शन कह रहा है, उस पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के एंजाइम स्थित होते हैं। अगला जो है वो जाइलम किसका स्थानांतरण करता है। तो जाइलम से जल और खनिज लवणों का स्थानांतरण होता है। इसके अलावा ये हार्मोन का भी स्थानांतरण करता है, तो इसमें चौथा हो जाएगा। जल, खनिज लवण, कुछ जैवीय नाइट्रोजन एवं हार्मोन का स्थानांतरण वो जाइलम के द्वारा होता है, क्योंकि जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा मिट्टी में जाती है वो भी जाइलम, और जो मिट्टी में जो जल की मात्रा है उसके साथ ही या जो है पौधे के पत्तियों तक पहुंचती है, जहां पर इसका उपयोग होता है। अगला जो प्रश्न है वो है G0 प्रावस्था, सेल्स इन G0 फेज क्या है। कोशिका चक्र से बाहर निकल जाती है, नहीं। कोशिका चक्र में प्रवेश करती है, ये भी नहीं। कोशिका चक्र को स्थगित कर देती है, सस्पेंड दी सेल साइकिल, तो इसका तीसरा सही होगा। यानी कि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जीवन स्टेज जो होती है वह कोशिका विभाजन की पहली अवस्था होती है, तो जीवन स्टेज में कोशिका जब पहुंचती है, अगर उसमें पहले ही वह G0 स्टेज में चली जाती है, तो इसका मतलब कि जो डिवीजन की अवस्था है वो रुक गई है, उसको जो है सस्पेंड कर दिया गया है, तो इसका तीसरा ऑप्शन जो है वो सही है। तो ये जो है वो हम लोगों ने जो जीव विज्ञान के पहले 45 प्रश्न थे, 45 प्रश्न, उसको लिया। अगले वीडियो में हम लोग जो 2019 सेट के अगले 45 प्रश्न हैं उनको लेंगे, और इसके द्वारा इसको देख के आसानी से पता लगा सकते हैं कि प्रश्न किस हिसाब से आ रहे हैं और हमें किस गहराई तक जाकर स्टडी करनी है। ज़्यादातर जो प्रश्न हैं वो सभी सिलेबस से हैं, इंटरमीडिएट की सिलेबस से हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा गहराई से प्रश्न आ रहे हैं, बस यह है कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जिसकी सहायता से हम सारे प्रश्नों को
आसानी से हल कर सकें। तो अगले वीडियो में जो है वो हम लोग नेक्स्ट 45 प्रश्न जो हैं उनको लेकर जो है वो देखेंगे कि अगला जो है वो प्रश्न कैसे हैं और उनको हल करेंगे। इसके बाद हम लोग केमिस्ट्री को भी देखेंगे, रसायन विज्ञान में किस तरीके के प्रश्न आते हैं। तो नीट से संबंधित अगर किसी को ऑनलाइन स्टडी करनी है तो वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके करंट बायोलॉजी चैनल पर संपर्क स्थापित कर सकता है और वो करंट बायोलॉजी से जुड़ के अपनी तैयारी आगे बढ़ा सकता है। साथ ही साथ किसी अन्य ज़रूरत के लिए जो दूसरी कोई प्रश्न है तो वो भी कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न लिख के लिखेंगे तो उसका भी निवारण और उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए सभी का नमस्कार, धन्यवाद।